नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वक्त हो गया दो टूक का। दो टूक की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते 24 के तीर बयानवीर। चुनाव हारने के बाद क्या बयान जारी करना, उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सपा हार चुकी है चुनाव, भाजपा जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से। अखिलेश यादव जी बहुत तनाव में हैं और वह चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। उनका खाता इस बार उत्तर प्रदेश में खुलने नहीं जा रहा है। एक फर्जी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जैसे लग रहा है कि वो चुनाव कहीं जीतने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये झूठे लोग हैं और देखिए सब सत्ता में, अपराधी तो सब सत्ता में बैठे हुए हैं, गुंडे सब सत्ता में बैठे हुए हैं। और ये तो देखिए भ्रष्टाचार तो, आतंक तो फैलाए हैं, सभी को डरा के ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा सबको डराने धमकाने का काम करते हैं। तो गुंडे तो ये सबसे बड़े हैं जो सरकार में बैठे हैं। गीता के जी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का जी तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी अधर्म व्याप्त होगा तो मैं अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पे आता रहूँगा। गाजीपुर के परिदृश्य से हम बात करें तो बड़ा स्वाभाविक है कि लड़ाई जी धर्म और अधर्म के खिलाफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जो लोगों को शिक्षित करके उनके भविष्य को संवारने का काम करता है, और दूसरे तरफ कैसे प्रत्याशी हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं जी ये शोभा नहीं देती। मैं शिक्षक हूं और चाणक्य का प्रतिनिधि हूं और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूं। इसमें मुझे बताना न सिखाना। 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये टंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे भगवान राम का नजर क्यों किया था? हम गए, आने राजनाथ सिंह जी और सब लोगों ने बोला कि राम मंदिर बन रहा है, हम लोग सब लोग जाएंगे, और हमने निमंत्रण दिया राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। कोई कांग्रेसी राम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान राम को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। मैं समझती 200 पार हो जाएं वही बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो 4 स्तंभों की बात करी गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण में, तो हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा जवान और हमारे किसान, तो चारों ये जो स्तंभ हैं जो देश के, ये कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं। इनका विश्वास सरकार से उठ रहा है। Co-presented by Lux Venus, सबको मांगता है। मोदी सरकार तीसरी बार अगर सत्ता में आई तो क्या मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने अपनी सभा के दौरान मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया है। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तुम्हारा और मेरा इलाज सबसे पहले होगा। आगे उन्होंने कहा कि यह चुनाव खुद को बचाने का है। तो क्या इस तरह के बयान देकर इमरान मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं? करेंगे दो टूक में चर्चा। उससे पहले आपको इमरान मसूद का बयान सुनवाते हैं और उस पर बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया है ये भी सुनवाते हैं।
कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। ये अमित शाह बोल रहा है, ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही, कोई बोलने वाला ना बचे। विपक्ष खलबली में है, हड़बड़ाहट में है, ये जान चुका है कि इस बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। तो इसलिए इस हड़बड़ी में अब बोटी बोटी फेम वाले इमरान मसूद, जो अब तक डराने का काम करते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की हसरत पाल कर बैठे थे, अब वो भी समाज को डराने का काम कर रहे हैं। अब वो अपने आप को डर के साए में बताने का काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूरे भ्रष्टाचारियों में इस समय हड़बड़ी है, खड़बड़ाहट है कि कैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई से बचा जा सके। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मुस्लिमों को बीजेपी के नाम पर डराएंगे, चुनाव में वोट पाएंगे। मोदी से सीधे जीत न पाए, कांग्रेस मुसलमानों को डराए। हर कीमत पर चाहिए ताज, मुसलमानों को डराओ, होगा इलाज। चुनावी मुद्दा नहीं, आस्था है मंदिर, कांग्रेस धर्म के नाम पर फैलाए डर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे हमारे साथ मेहमान प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, आपके प्रत्याशी आखिर कहना क्या चाहते हैं? मुसलमानों को डर क्यों दिखा रहे हैं बीजेपी का, जबकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास? राहुल, आप बेहतर जानते हैं कि किसका साथ और किसका विकास। मुझे लगता है कि ये देश की जनता के बारे में बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे उस युवा की जिसे नौकरी नहीं है। आज के दौर में 83% युवा बेरोजगार अपने घर में बैठा है। ये बात कर रहे थे उन महिलाओं की जिन्हें आज भी दरकार है कि उनकी सुरक्षा किस ताक पे रख दी गई है, जो आज भी उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। महिला अपराध की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे उन किसानों की जिनकी आय दुगनी करने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, पर उनकी लागत दुगनी कर। ये बात कर रहे थे उन छोटे उद्यमियों की जो इस देश की प्रथा है, जो एक छोटा उद्योग चलाकर अपना घर चलाता था, वो कहीं निस्तनाबूद हो चुका है इनकी गलत नोटबंदी, जीएसटी से। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे से चुनाव में जाना चाहती है? वो किसानों की बात नहीं कर रही है। वो बात नहीं कर रही है कि जो है यहाँ पे बेरोजगारी है, हम कितने रोजगार देने की। वो बात क्या कर रही है कि मछली खाना एक अपराध हो गया है इस हिंदुस्तान में। मतलब आप बताइए, इस देश इमरान मसूद कहाँ कह रहे हैं कुछ भी? वो तो कह रहे हैं कि आपके लिए भी भारी होने वाला है, हमारा भी इलाज कर देंगे। ये वो कहाँ नौकरी की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, युवा की बात कर रहे थे, तो वो मछली की बात कर रहे थे। में तो बात कर रहे थे। नहीं, आपने हो सकता है कि आप एक बार फिर से बयान इमरान मसूद का सुन लीजिए। कि आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सरकारें डिसाइड करेंगी। नहीं, ये और जो मछली खाएगा वो क्या अपराधी हो जाएगा इस देश में? ये सवाल तो बनता है ना। इस देश की कुछ आबादी है जो स्पेसिफिकली मछली को प्रेफर करती है खाना, तो क्या ये मुद्दा बन जाएगा चुनाव का? मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार दिखाती है तो सबसे पहले अपने आप पर उंगली उठाती है। आप बताइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने कहा था कि इस देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है? आप बताइए ना, जितने भ्रष्टाचारी आज किसके साथ में खड़े होते, मंच शेयर करते हैं, किसकी पार्टी में भरे हुए हैं, और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ये भी सबको समझ में आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड को इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है, और एक सरकार असंवैधानिक चीज को संवैधानिक उस पर नहीं जाना चाहते। अगर असंवैधानिक है तो उसमें कई पार्टियां हैं, बीजेपी को ज्यादा, बाकी सबको कम, तो सबके लिए ये घातक है फिर तो। नहीं तो ये शुरुआत किसने? धर्मेंद्र यादव जी, आखिर बार बार मुसलमानों को ये डर क्यों दिखाया जा रहा है बीजेपी को लेकर? सवाल इस बात को लेकर कि क्या यही एक वोट बैंक है जो आप लोग समझते हैं कि आप ही के खाते में रहे, ये कहीं जाए ना? राहुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और आप जैसे वरिष्ठ मीडिया साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बढ़िया त्रिनेत्र है आप लोगों का कि अगर कोई नेता भाषण देता है और सामने अगर वो संबोधित करता है, जिसका संबोधन हो रहा है उसमें कौन कौन सी जाति के लोग हैं, कौन कौन से धर्म के लोग हैं, उसका भी आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ वाली बात ना कीजिए आप धर्मेंद्र यादव।
जी आप देखिए वहां कौन कौन था, कौन कौन नहीं मौजूद था। हाँ आप बताइए ना। वही तो कह रहे हैं ना, क्या लगता है कि एक ही जाति आपका और मेरा इलाज एक ही मतलब धर्म क्या के लोग है? आपका और मेरा इलाज, यहाँ हम 3 बैठे हैं। आपका मतलब सामने कौन? आप में कितने लोग बैठे थे? मेरा इलाज का मतलब क्या सामने है? रैली में कितने लोग थे? कभी अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की सरकार बनी तो मेरा भी इलाज होगा? भाई अपना तो बोल ही रहे, ठीक बात है, लेकिन जो सामने लोग थे आप में कौन कौन था मुझे बता दीजिए। आपके हिसाब से आप में से मुसलमान थे उस रैली में, हिंदू नहीं थे उस रैली में, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, कौन नहीं था मुझे तो बताइए। किसको बता रहे हैं? आप लोग देखिए, आप लोग पर ना आइए ना भाई, बीजेपी से लड़िए, मीडिया से ना लड़िए, एंकर से ना लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए। प्रियंका जी, क्योंकि यही इमरान जो पीएम को लेकर ऐसी बातें कही जिसे लेकर किस तरीके से राजनीति हुई, ऐसे बयानों से क्यों नहीं बच पा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि इस बयान में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको किसी धर्म से जोड़कर देखा जाए। इस बयान में मैंने सीधे सीधे कहा कि ये इस देश की जनता के लिए, और इस बार ये जो चुनाव लड़ रही है इस देश की जनता ही लड़ रही है। और किसके खिलाफ लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि बेरोजगारी पर बात करने में असमर्थ है इसलिए लड़ रही है। और मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है उनके नेताओं के साथ, उनकी सभाओं में, तो मुझे लगता है कि वो इंडिकेशन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आज हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, और जुमले भी, उसमें भी कहीं रोजगार का नाम नहीं है। तो रोजगार की बात जब 14 में की थी तभी तो ये सरकार आई थी ना। वो मुद्दे इन्होंने छुए थे जो इस जनता के मुद्दे, महंगाई की बात की थी ना, तभी तो आए थे। आज क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी महंगाई की बात? आज क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार पर भी अब शायद मुंह बंद हो गया है उनका, किसी रैली में भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, क्योंकि वो उल्टा उनके ऊपर आके गिर रहा है। जैसी करनी और वैसी भरनी। आज इस देश की जनता ये साफ साफ जान चुकी है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास जुमलों के सिवा कुछ नहीं है। अपने कार्यालय इन्होंने 5 स्टार, ठीक है, जुमलों के सिवा कुछ नहीं, तो फिर डर क्यों दिखाया जा रहा है किसी को भी? आम जनमानस हो, चलिए हम नहीं मानते कि मुसलमान थे, क्यों डर क्यों दिखाया जा रहा है कि अगर आ गई तो हमारा आपका इलाज होगा? देखिए, हमारा आपका इलाज में क्या मतलब है? आप देखिए ना क्या कर रहे हैं, किस तरह से ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस देश की उन्नति के लिए, इस देश में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए, पर किस लिए किया जाता है? आज चंदा वसूलने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आईटी डिपार्टमेंट का किया जाता है। पहले रेड डाली जाती है, फिर उनसे चंदा वसूला जाता है, फिर उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है, बिजनेस लिया जाता है खासतौर से, फिर सरकार उन्हीं लोगों को बिजनेस भी दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में क्या ईडी सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट का यही तो क्या यूपीए सरकार के दौरान क्या सीबीआई ईडी और आईटी वाले सब ऑफिस में ही बैठे थे? किसी सरकार के दौरान कार्रवाई नहीं? लालू यादव अगर चारा घोटाला अगर साबित होता है तो कौन सा शासनकाल था? या फिर हम समाजवादी पार्टी के दौरान कहे कि आय से अधिक संपत्ति, ये बात कहां से निकल कर आई थी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने भी नेताओं पर लगातार करती चली आई है इस तरह की कार्रवाइयां। ऐसा नहीं है, कितने इस्तीफे हमने लिए, पर क्या आज भारतीय जनता पार्टी उस तरह का कोई काम करती हुई दिखती है? जब कोई अपराधी जो इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उसको अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप देखिए कि किस तरह से बेदाग हो जाते हैं। ईडी में छगन भुजबल जैसे लोगों की फाइलें गायब हो जाती हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना बड़ा जो है घोटाला होता है, उसके बाद वो वहां। धर्मेंद्र यादव जी फिर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जी कुछ कह रहे थे, आप मीडिया को छोड़ दीजिए, बीजेपी से लड़ते रहिए आप लोग। नहीं राहुल भाई मैं वही बताना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा कैमरा है जो आदमी देखते ही बता देता है कौन से धर्म का है। इस देश में जिनकी वो बात कर रहे थे कि आप भी नहीं बचोगे, हम भी नहीं बचेंगे, आप मतलब मैं मीडिया के साथी को भी जोड़ रहा हूँ इसमें, बता दे रहा हूँ मैं आपको। इस देश में जब 750 किसानों की मौत हुई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक संवेदना व्यक्त नहीं किया। और इस देश में कितने % किसान रहते हैं इस बात आप अच्छे से जानते हैं। और उन्हीं किसानों के ऊपर अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा दी, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का इस्तीफा तक मांगने की हिम्मत किसी की नहीं होती है, जो एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में फंसाकर इस्तीफा मांगने का काम करते हैं। तो इस देश का किसान नहीं बचेगा तो कौन बचेगा, मुझे बता दीजिए। इस देश के नौजवानों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठगा। बोला हम 20 करोड़ रोजगार देंगे, एक साल में 2 करोड़, 10 साल बीत गया है। तो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब देने का जब समय आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो धर्म का सहारा लेने लगती है। अगर ये काम कर लिए हो तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश में आप देखिए पुलिस भर्ती हो रही थी, ऐसी भर्ती कोई होती नहीं जिसमें पर्चा लीक ना हो।
पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 60 लाख अभ्यर्थी पर्चा देने जा रहे थे और वो पर्चा लीक हो गया। तो 60 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जब युवा नहीं बचेंगे इस देश में कौन बचेगा? अब मैं नारी पर आ जाता हूँ। नारियों के साथ आपने देखा है बेटियां देश के सम्मान के लिए पूरा अपना जीवन खपा देती हैं, मेहनत करके इस देश के सम्मान को बचाने के लिए, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करके मेडल लाती हैं। उन बेटियों को पुलिस के द्वारा सड़क पर घसीटवाया गया। तो अगर इस देश की बेटियां नहीं बचेंगी तो इस देश का कौन बचेगा? मैं मणिपुर में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं मणिपुर पे जाऊंगा तो आप कुछ और बोलोगे। मैं काशी में नहीं आ रहा हूँ कि जो काशी को कलंकित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 नेताओं ने IIT-BHU के बेटी के साथ जो अस्मिता लूटी, उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो पूरे दुनिया के सामने है। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक घटना मेरठ की है जिसमें एक बिटिया का अपहरण हुआ और 40 दिन बाद उसका शव मिला। आप समझिए 40 दिन बाद, और आज तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज ही डिबेट में बैठने से पहले उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे को उठाइए, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि मीडिया का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस मुद्दे को उठाइए कि मेरठ में किठौर थाना पड़ता है और किठौर थाने का मैं तो कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डेलीगेशन जाए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मैं किसी के न्याय के लिए बोल रहा हूँ, इसका आप साथ नहीं जाए, परिवार से भी मिले ना। थाना क्षेत्र का मामला है, माचरा गांव का है। बेटी का शव 40 दिन बाद बरामद हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिला। एक दूसरा फोन मेरे पास कल आया था, वो मैंने आर भारत के डिबेट में भी उठाया था। वो मामला आपका कासगंज का है। उमाकांत शर्मा जी हैं, उनके बेटे का अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। वो सेना के CRPF के जवान हैं और वो अपनी छुट्टी 1 महीने बढ़वा लिए हैं। उनका भी फोन मेरे पास आया। तब तो घर पर बैठिए, मतलब जैसे अखिलेश यादव घर पर है वैसे इमरान मसूद को भी नहीं बोलना चाहिए। अब तो आप लोग तो जीत गए, फिर तो इतना त्राहिमाम है उत्तर प्रदेश में, देश में, बिल्कुल है, फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर डराने की जरूरत क्यों है लोगों को? लोग तो वैसे ही वोट दे देंगे आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के खलबली के बारे में भी आप एक बार बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली नहीं होती तो इस उत्तर प्रदेश और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको मोदी वाशिंग पाउडर में नहला के पार्टी ज्वाइन करवा लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खत्म हो जाता है। अजीत पवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता है, अब सुन लेते हैं उन्हें। बिल्कुल साफ सुथरे। मोहसिन रजा जी, इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, वो वहां मौजूद लोग, अब सवाल मीडिया पे भी उठ रहा है कि आप लोग का कैमरा कैसे देख लेता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। उनका कहना है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार तो आपका इलाज होगा, मेरा भी इलाज होगा। ये मतलब डराने वाली क्या बात है? मुसलमानों को डराया क्यों जा रहा है, ये समझ से परे है। इमरान मसूद इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं अपने टीवी के देखने वाले दर्शकों को, आपके न्यूज स्टेट के और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा पर्व है जो गले मिलाने का पर्व है। और इस पर हम लोग किस तरह से एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये अभी 2 दिन पहले आपने सबने देखा है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, सभी देश के बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। ये हमारे देश के संस्कार हैं। लेकिन ये लोगों ने संस्कारों को खत्म करने का काम किया था, देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया था। वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या अन्य दल हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते थे। अभी हमारी बहन कांग्रेस की बैठी हैं, उन्होंने बहुत ज्ञान बांट दिया कि ये हो गया, वो धुल गए, ये वॉशिंग मशीन में आ गए तो यहाँ अच्छे हो गए। अरे भाई, आप तो बलात्कारियों को लेकर आपके नेता घूमते थे और समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कारियों को मंच पर लेकर घूमा करते थे, तब आपको कोई गुरेज नहीं था। अगर वो आपकी विचारधारा से हटकर आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की विचारधारा से और देश हित में काम करने के लिए उन्हें लगता है कि हम जिन पार्टियों में थे उन पार्टियों ने हमारे साथ में न्याय नहीं किया और हम जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए इनके साथ सरकारों में, तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वो देश हित में और जनहित में काम करने के लिए आए हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन आप कहें और किसी की कोई जांच अगर चल रही है तो जांचें वो चलती रहती हैं, सबकी जांचें चलेंगी। लेकिन हमने अगर हमारे साथ कोई सेवा भाव से आया है, क्योंकि हम सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए, आप सत्ता में आते थे लूट मचाने के लिए। कांग्रेस में भी बहुत जग जाहिर है कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, रास्ते में 85 पैसे घिस जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। ऐसे ही आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार, किसी का मकान कब्जा, किसी का घर कब्जा और किसी की प्लॉट कब्जा, किसी व्यापारी को उठा लिया, किडनैप कर लिया, किसी का बलात्कार करके मंच पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे महिमा मंडित आप लोगों ने किया, आतंकवाद के हवाले देश को आपने किया। और आज इमरान मसूद की अपनी आपने बात की राहुल जी, ये वही इमरान मसूद हैं 2014 में,
ये कह रहे थे कि अगर मोदी यहां आ जाए तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा और किसको खिला दूंगा, और आज फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता आ गई तो हमारा कोई क्या, हमारा तो कोई नहीं रह जाएगा, हमारे साथ क्या होगा। हाँ बिल्कुल आपके साथ होगा, आपके साथ न्याय होगा, कानून के तरीके से न्याय होगा, क्योंकि आप लोगों को में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर देश को लेकर आगे बढ़े हैं। आज जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, राहुल जी सब मुस्लिम कंट्रीज ने आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने यहां का सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। तो जाइए वहां मना करिए जाके, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं कि आपको नवाजा जाए, क्योंकि आप तो अपने ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या का समाधान करने वाले लोग हैं। भाई इतना अंतर है हमारे अंदर आप में। और ये भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है, पूरा देश जानता है। 60 वर्ष में देश आज 10 वर्षों में कितना आगे बढ़ा है, ये सबने देखा है। बेरोजगारी की बात करिएगा, 60 वर्षों के बाद आपको बेरोजगारी की बात करने का अधिकार नहीं है। ये बेरोजगारी की बात का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपने का गरेबान में झांके। आपने क्या किया, देश को, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी और उनके लिए कोई उपाय नहीं किए थे। आज 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को देश के रोजगार से सृजित किया है। क्या बात करेंगे आप? आपने भ्रष्टाचार किया है, लूट कर भरा है, विदेशों में पैसा आपका है। बात इसकी नहीं है कि आप हर बार कहते हो काला धन लाने की बात की थी। काला धन अब आ तो रहा है सामने निकलकर, इसी को काला धन कहते हैं। जब ईडी पहुंच रही है तो जवाब नहीं है किसी के पास में कि हम ये पैसा कहां से लाए, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना देश की जनता को। इसमें कौन सी शर्म की बात है? प्रियंका जी का एक सवाल है मोहसिन रजा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमेशा सवाल करती रहती है जब भी डिबेट में होती है। देखिए ये सारी चीजें ये ट्रांसपेरेंट हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है। इसको भ्रष्टाचार आप कहिए कि जब आप हिसाब नहीं देते थे, आप जनता के सामने चंदे का पैसा साफ नहीं करती थी, आपकी कांग्रेस ने लोगों को लूटा है, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल किया है। वो समय कांग्रेस कैसे भूल गई? ये सारी चीजें तो जग जाहिर है। भ्रष्टाचार किया था, भ्रष्टाचार आपकी 10 साल से सरकार है, जेल में डाल देते हैं। मेरी बहन है, हम आपकी सुरक्षा और आपको संपन्न और सशक्त बनाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं कर लिया था 60 वर्षों में? नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ कहती तो है प्रियंका। अरे सुनिए, अरे कहां लड़ सकती हूं, आज बेटी को कहना पड़ रहा है, पिता भी रहे दादी भी रही, तब किसी ने क्यों नहीं नारा दिया था? ये आज महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा ने की, आदरणीय मोदी जी ने की। आज नारी शक्ति वंदन का हमने कानून पास किया। क्या बात करेंगे भाई, हमको आईना मत दिखाइए। मैं अमेठी का प्रभारी मंत्री भी रहा हूं, मैंने अमेठी को भी देखा है बड़े करीब से। राहुल जी, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं कहना क्या कहूं, जानते सब हैं ये लोग। हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं, बहन मेरी सुन लीजिए। आपने 10 मिनट बोला, कुछ नहीं बोला कोई। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए। आपके सम्मान में मैं बात कहने जा रहा हूँ। अरे आप मेरी बहन सुनिए, सम्मान में सुन लीजिए बात को। हम बताना चाहते हैं कि 60 वर्षों तक कांग्रेस को ये, जब तक आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, जनता की सेवा कैसे करेंगे बताइए? कि कितने लोगों को टिकट दिया आपके भाइयों को बताइए? किसी भाई को, किसी बहन को टिकट दिया है आपके? बताइए। मंत्री है तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ना राहुल जी। जी ये मुसलमानों पे आ गई, वहीं आ गई प्रियंका जी, वहीं आ गई। जो इमरान की बात कर रहे थे, प्रियंका जी ने वही लाके हम लोग को छोड़ा है। अरे बताइए ना कितने लोगों को टिकट दिया है? आप लोगों ने मुसलमानों को फांसी पर डाला है हिंदुस्तान के। मैं सब छोड़िए, सिर्फ इतना कह रही हूँ, कितनी भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी देंगे आपको ये बताइए। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डंके की चोट पर कह रहा हूँ मैं। आप तो जनता की सेवा की बातें कर रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आप जनता की सेवा करें। बच्चों को भाषण का मंच नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, आप सेवा करें जनता की। और कैसे करेंगे सेवा, ये तो बताइए। और क्या धर्मेंद्र यादव जी कई बार आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि वोट तो आप लोगों ने ले लिया लेकिन मुसलमानों का कल्याण नहीं किया। आप लोगों ने हमारे नौजवान तबके को इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए। ठीक है, यही सवाल है मोहसिन जी, यही सवाल है धर्मेंद्र यादव जी से। उन्हें केवल वोट बैंक समझा और आज भी समझा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज भी उनको ये डरा रहे हैं, कह रहे हैं बताएंगे तो आपको। अरे भाई 10 साल से आदरणीय मोदी जी देश में। मोहसिन जी सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव जी को सुन लीजिए।
जी 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 जी। मोहसिन रजा साहब को शायद जानकारी नहीं है, बेशर्मी की सारी इंतहा भारतीय जनता पार्टी पार कर सकती है। इसी देश में बेटियां निर्वस्त्र हुई, इनके आंखों का शर्म नहीं गया। इसी देश में ITBHU में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप कहां जा रहे हैं? अब आप कहां चले आए धर्मेंद्र यादव जी? ये नहीं, यही कहा जा रहा है ना, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कई मुस्लिम नेता सामने आए, कई मुस्लिम नेता। अभी हाल ही में देखिए एसटी हसन साहब के साथ क्या हुआ। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। भैया ये नैपकिन की तरह इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को, जहां पे जिसकी जरूरत हुई इस्तेमाल किया, पोंछ के फेंक दिया। जो उन्होंने बात कही, लेकिन भारतीय जनता मैं तो पार्टी राहुल जी स्थापित उम्मीद करती करती है, हूँ कि मोहसिन रजा जी को जनता की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। उन्हें अभी टिकट बाकी है, हो सकता है किसी जगह से टिकट भी दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि जनता सेवा करने का अधिकार है। रायबरेली से कोई उतार दे तो फिर सोचा जाए। और ऐसा नहीं है, वो है क्या, आप पता है आपके बारे, आपको प्रियंका जी? नहीं, हमें नहीं, एक बात कह रहा हूँ, जैसे आप प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं, नहीं, हमें तो मेंबर हैं, चाह रहे हैं कि नहीं मेंबर, देखिए मेंबर वाली, अब उनका कद मेंबर वाला तो नहीं था, तो कम से कम एक टिकट तो बनता था, पर नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, कैसे किसी को आगे बढ़ा सकती है। समझ रहे हैं मोहसिन रजा जी? मैं कह रहा हूं कि इनके यहाँ से लाए कि भ्रष्टाचारी को टिकट दे देंगे। मोहसिन रजा जी अब क्या करें धर्मेंद्र यादव जी? आप ही के गठबंधन के लोग बोले जा रहे, तो मैं क्या करूं उसमें? टिकट दे रही है, आपने 17 सीटें दी, लेकिन यहाँ बोलने में वो काफी आगे हैं आपसे, सवाल उठाने में। राहुल भाई देखिए, कहना चाहता हूँ मोहसिन रजा साहब ने बोल रहे थे, आपने बीच में एक शब्द भी बोलने की के सिवा जातिवाद के सिवा कुछ नहीं दिखता है। नहीं, ठीक है, जो मेरा सवाल था धर्मेंद्र यादव जी, जो मेरा सवाल है, जो आरोप भी है कि नैपकिन की तरह यूज किया, बस यूज किया है मुसलमानों को। जो सवाल उठाया है उसका जवाब दे दूं। मोहसिन रजा साहब का कहना है इस देश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, इस देश के युवाओं को 4 बरस की नौकरी के लिए अग्निवीर में रखा जाएगा। 73 साल के मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे तीसरी बार हमें वोट दो। और भारतीय जनता पार्टी इतनी हताशा में है कि हर दल के कोई भी आदमी 5 वोट वाला मिल जाए, उसे पकड़ लो तुरंत। और इनके शस्त्रागार में ED CBI था ही, इलेक्टोरल बॉन्ड भी आ गया। ये किस मुंह से बात करते हैं? जो गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा लेते हैं, चुनाव का वसूली करते हैं, गोमांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं, वसूली करते हैं। बोलने दीजिए, आप ही के साथ ही धर्मेंद्र यादव, बहुत सारा पैसा प्रियंका जी आप ही के साथ, और चार्टर्ड प्लेन से चले, ठीक है, प्रचार करें। धर्मेंद्र यादव जी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, वाली कंपनी से चंदा लेकर मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। धर्मेंद्र यादव जी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। धर्मेंद्र यादव जी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। धर्मेंद्र यादव जी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। नहीं, पहले मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। उनकी बात का जवाब देंगे, कहाँ देंगे? चुनाव में देंगे, जनसभा में देंगे, हर जगह देंगे। यहाँ तो कम से कम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, उनके सवाल का जवाब ना दूं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछोगे आप। सत्ता में रहे, सवाल तो पहले आपने उठाया, उन्होंने जवाब दिया, फिर सवाल करेंगे। आपस में बात कर लीजिए, एंकर की जरूरत नहीं है। आप ही बन जाइए पत्रकार बन जाइए, फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। ऐसे डिबेट करते हैं क्या धर्मेंद्र यादव जी? आप लोग क्या मतलब मीडिया पैनल वाले क्या समझाते हैं, किस तरीके से करना है? कम से कम हमारे सवालों का जवाब तो एक बार दे दिया कीजिए। आपस में ही भिड़ते रहेंगे आप लोग। नहीं, सवाल पूछो, बीच में बोलना मत, आप सवाल पूछो। ठीक है, अब माफी के साथ रोकना चाहते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं, वक्त भी खत्म हो गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इमरान मसूद डरा रहे, लोगों को डरा रहे कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार तो आपके साथ मेरा भी इलाज होगा। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर मुस्लिमों में ये डर क्यों बैठाया जा रहा है, यानी कि जो राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती आई है, उसी राजनीति पथ पर लगातार ये पार्टियां चल रही है। यानी कि ये करने की कोशिश की जा रही कि एक तरफ ध्रुवीकरण हो जाए तो दूसरी ओर तुष्टीकरण की राजनीति करने में मजा आए। दो टुक मिलता है।